कुछ साल पहले मैं अपने गांव के एक बंदे की एडवाइस मानकर शहर में काम करने चला गया। वो काम कंस्ट्रक्शन साइट पर था और मैं वहाँ असिस्टेंट लगा। ये कंस्ट्रक्शन साइट मशहूर टूरिस्ट एरिया पर थी। अब बहुत ही मेहनत और सेविंग्स के बाद मैं इस काबिल हुआ कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पा रहा था और उनके लिए मैंने अच्छा घर भी खरीद लिया था। यानी मेरी फैमिली के हालात अब पहले से काफ़ी बेहतर हो गए थे। मैं बड़ी मेहनत से पैसे कमा रहा था। वेल, सभी कमाते हैं, लेकिन मैं काम के बाद घर जाता या कहीं रिहाइश लेता ये मेरे लिए मुश्किल होता, क्योंकि यहाँ शहर में मैं अकेला था। मेरी कोई फैमिली या करीब में कोई रिश्तेदार भी नहीं था। इसीलिए पैसे बचाने के लिए भी और आने जाने के चक्कर से बचने के लिए भी मेरे कोलीग ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं काम के बाद कंस्ट्रक्शन साइट पर ही रह लूँ। यहाँ और भी वर्कर्स रहते थे। रात को मैं अक्सर ही देर तक जागता था, क्योंकि मुझे यहाँ का माहौल शुरू में कुछ अजीब सा लगता था, जैसे बेहद खामोशी, बहुत सन्नाटा सा। हमारे सोने की जगह हमने कैंप्स में बना रखी थी। वॉशरूम इस जगह से काफ़ी दूर था, इसलिए जब भी हमें वॉशरूम की ज़रूरत होती तो रात के वक्त हम यहीं पास में दरख्त के पास ही चले जाते थे। एक रात मैं वॉशरूम के लिए पास में उसी दरख्त के नीचे गया। मुझे वहाँ एक ठंडी हवा की लहर बिल्कुल मेरी गर्दन के पास महसूस हुई और अचानक किसी ने जैसे मेरी पीठ पर थप्पड़ मारा। मैंने जल्दी से मुड़ के देखा तो कहीं कोई नहीं था। मुझे लगा मेरे साथियों में से कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन सब अपनी अपनी जगह सो रहे थे। ऐसा ही अगली रात भी हुआ और अब मैंने मुड़ के देखा तो मुझे थोड़े फासले पर जंगल के बीच दरख्तों में एक सफ़ेद धुंधला सा साया, जैसे वाइट स्मोक, मुझे नज़र आया। और मेरे देखते देखते वो आहिस्ता से इंसानी शेप में आने लगा, लेकिन वो अभी भी उतना क्लियर नहीं था। यानी वो मुझे अभी भी धुएं जैसा ही दिख रहा था, लेकिन इंसानी शेप में। उसकी आंखें चमकती और अजीब खौफनाक सा चेहरा मुझे नज़र आ रहा था। मैं जल्दी से खौफ से अपने कैंप की तरफ भागा। मुझे लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है या ये कोई अजीब जंगल में रहने वाली खौफनाक मखलूक है। मैं अपना डर कम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो साया, वो चीज़ मेरे जहन से नहीं जा रही थी। अगली सुबह मैंने सारा दिन खाना पीना कम खाया ताकि मुझे रात के वक्त अकेले में उस जगह ना जाना पड़े। वो चीज़ मेरे जहन से उतर ही नहीं रही थी। मैंने अब दिन के वक्त वहाँ जाकर देखना चाहा। मैंने वहाँ जाकर देखा कि आखिर वहाँ ऐसा क्या हो सकता था। वो क्या था? उस जगह एक रेत का टीला मुझे दिखाई दिया, जो शायद किसी कब्र की तरह लग रहा था। ये देखते ही मैंने उस जगह को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। जाके अपने मैनेजर को ढूंढा, जो यहाँ सबसे पुराना काम करने वाला है। मैंने जाके उसे सब बताया और सवाल पूछे, तो उसने मुझे बताया कि यहाँ जब कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हुआ तो एक पुराना ताबूत मिला। जब सबने ये देखा तो फैसला किया कि इसकी आखिरी रस्मात की जाएं और इसे जंगल के आखिर में दफनाया जाए और इसकी वर्शिप की जाए। जब मुझे ये सब पता लगा, मैंने फिर दोबारा जंगल में वॉशरूम जाने से एहतियात की, क्योंकि ये गलत होगा कि किसी की कब्र पे हम गंदगी मचाएं, और जाहिर है फिर ऐसी चीज़ों के सेंटिमेंट्स भी हर्ट होते हैं। खैर, उस दिन के बाद से मैं वॉक करके दूर जहाँ वॉशरूम्स बने थे वर्कर्स के लिए, वहाँ जाने लगा था। अब हमें एक हफ्ते का ऑफ मिला था। सब वर्कर्स अपने अपने घरों को चले गए। मैं नहीं गया और मेरा मैनेजर भी नहीं गया, क्योंकि हमारे करीब में कोई रिलेटिव्स भी नहीं थे और ना ही हमारे इस शहर में कोई फैमिली रहती थी। हम साथ खाना खाते, रात भर साथ बैठ के ड्रिंक्स करते रहते थे। एक रात ऐसे ही देर तक हम साथ बैठे ड्रिंक कर रहे थे। हमें फिर वॉशरूम जाना था तो मैनेजर जंगल की तरफ चला गया जहाँ वो कब्र थी। मैं भी साथ था। मुझे लगा कि मैनेजर साथ में है तो अब ऐसा कुछ भी क्रीपी जो मेरे साथ पहले हुआ अब नहीं होगा। लेकिन मेरा मैनेजर अचानक से वहाँ खड़े हंसते हंसते कांपने लगा और वो फिर भी हंसे जा रहा था, जैसे वो किसी के साथ अब मिलकर मजाक कर रहा है और उसके साथ मिलकर हंस रहा है। मुझे फौरन ही लगा कि ये कुछ गलत हो रहा है। मैंने मैनेजर के पीछे देखा तो एक खौफनाक सा हाथ उसके कंधे पर था और वो अजीब मखलूक जिसे देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, वो भी हंस रही थी।
دونوں جیسے ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر رہے ہوں اور ہنس رہے ہوں۔ میں یہ دیکھ کے سن کھڑا رہا کہ وہ خوفناک سی مخلوق اب میری طرف بڑھنے لگی۔ میرے چہرے کے اترے رنگ میرے مینیجر نے دیکھ لیے اور مجھے وہاں سے جانے کو کہا۔ میں جلدی سے وہاں سے بھاگا اپنے کیمپ میں آ گیا۔ جب مینیجر نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا، میں کیوں پھیکا سا پڑ گیا تھا، تو میں نے اسے بتایا کہ میں نے آپ کے پیچھے ایک عجیب سی مخلوق دیکھی تھی۔ میرے بتانے پہ وہ بالکل بھی خوفزدہ نہیں ہوا، نہ اسے کچھ عجیب لگا، کیونکہ وہ یہ سب پہلے سے جانتا تھا۔ اس نے بتایا کہ ایسا یہاں اکثر رات کے وقت ہوتا رہتا ہے۔ ہم سب کو ہی جو پہلے سے یہاں کام کر رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ رات کے وقت ہمارے پیچھے کوئی ہے، ہمیں اکثر کوئی مار کر بھاگتا ہے پیچھے سے۔ وہ یقیناً یہاں رہنے والے بھوت پریت وغیرہ ہیں۔ یہ بات سب نے ایک ساتھ بھی کی اور کانٹریکٹر تک بھی پہنچائی، لیکن جب اس نے سنا تو یقین نہیں کیا، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ ورکرز کام چوری کے لیے کہانیاں بنا رہے ہیں اور وہ سب کو نوکری سے نکالنے کی دھمکیاں دیتا ہے اس بات پر۔ اسی لیے یہاں سب کام کرنے والے اس بھوت پریت جو بھی ہے اس کے یہاں عادی ہو گئے ہیں۔ مینیجر نے مجھے یہ بھی سمجھایا کہ اکیلے میں رات کے وقت جب وہاں جاؤ تو بس ہوا میں جیسے ہائے ہیلو کر دیا کرو، تاکہ وہ چیزیں جو بھی وہاں پر موجود ہوں، آس پاس روحیں، بھوت پریت، جنات وغیرہ، وہ تمہیں اپنا دوست سمجھیں۔ بس ان کے ساتھ کچھ برا نہیں کرنا اور وہ تمہارے ساتھ بھی اچھے ہی رہیں گے۔ اب جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، کام پورا ہوتا گیا، اور اسی دوران کانٹریکٹر کو وہ تابوت مل گیا جس میں وہ پرانی لاش تھی، جس کو زمین میں دفنا دیا گیا تھا۔ کانٹریکٹر کو لگا کہ وہ تابوت والی لکڑی کافی مہنگی ہے اور اسے بیچ کر اس نے اچھا خاصا پیسہ کما لیا۔ اس میں موجود ہڈیوں کو اور جو بھی کچھ اس میں دفن تھا، یعنی جس بھی انسان کی لاش تھی، اسے زمین میں ہی دفن رکھا۔ وہ بیچنے کے بعد کانٹریکٹر کو کافی مسئلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی کہ وہ موت کے قریب تھا۔ اس کا سارا پیسہ اس کے علاج پر ہی خرچ ہو گیا اور وہ تقریباً کنگال ہو چکا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ رات کے وقت اسے اپنے آس پاس بھوتیا سایہ بھی دکھائی دینے لگا تھا، جس سے اس کی زندگی جو موت سے بھی بدتر حال میں تھی، خوف میں کٹ رہی تھی۔ یہ دیکھ کے میں نے بس یہی سوچا کہ اگر ہم ان مخلوقات کو نقصان نہ پہنچائیں تو وہ بھی اپنا بدلہ نہیں لیتی، اور اگر دوستوں کی طرح رہو تو وہ بھی آپ کے ساتھ اچھے سلوک سے ہی رہتی ہیں۔